जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। 13 जनवरी 2025 से दिव्य, भव्य और नव्य महाकुंभ 2025 का आगाज होने जा रहा है। हिंदुत्व के इस महापर्व पर देश विदेश से सैकड़ों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने का बहुत महत्व है। इसी के साथ महाकुंभ 2025 में आकर्षण का केंद्र रहेंगे देश भर से आने वाले अखाड़े। देश भर में 13 मुख्य अखाड़े हैं और इन्हीं में से एक अखाड़ा है श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा। तो चलिए आज आपको विस्तार से बताते हैं इस अखाड़े का इतिहास, परंपरा और संतों के बारे में। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। महाकुंभ भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को जीवंत रखने का महापर्व। यूं तो उत्तर प्रदेश सरकार और कुंभ मेला प्रशासन महाकुंभ को भव्य बनाने और श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए हर संभव इंतजाम कर रहा है। मेले में आकर्षण के ऐसे कई केंद्र हैं जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो है देश भर से आने वाले अखाड़े। देश भर में 13 अखाड़े व्याप्त हैं जो महाकुंभ की शोभा बढ़ाएंगे। महाकुंभ में आने वाले अलग अलग अखाड़ों के साधु संत पवित्र नदी में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। इन अखाड़ों को धार्मिकता और साधना का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन अखाड़ों का निर्माण साधुओं के लिए शंकराचार्य ने किया था, जिनका मकसद हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संगठन बनाना था। इन्हीं संगठनों को अखाड़ों के नाम से जाना जाता है। इन्हीं अखाड़ों में से एक है श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा। श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़े का प्रमुख केंद्र हरिद्वार का कनखल माना जाता है। जानकारी के मुताबिक इस अखाड़े का संबंध उदासीन संप्रदाय से है। उदासीन का अर्थ है ब्रह्मा में आसीन, यानी समाधिस्थ होना। देश भर में इस अखाड़े से जुड़े 700 डेरे हैं। इस अखाड़े की खासियत ये है कि इसमें केवल छठी बख्शीश के श्री संगत देव जी की परंपरा वाले साधु शामिल है। इस अखाड़े के साधु चंद्रदेव महाराज और गुरु नानक की शिक्षाओं का पालन करते हैं। श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़े की स्थापना साल 1913 में हुई थी। अखाड़े के साधु संत बताते हैं कि शुरुआत में यह अखाड़ा बड़ा उदासीन अखाड़े का अंग था, जिसकी स्थापना संस्थापक निर्वाण बाबा प्रीतम दास महाराज ने की थी। इस अखाड़े से जुड़े साधु सनातन धर्म की परंपराओं के साथ गुरु नानक की शिक्षाओं का भी पालन करते हैं। अखाड़ों का जो निर्माण है वो 1911 से 1929 के बीच में हुआ था। 1829 के बीच में। तो ये रजिस्ट्रेशन 1929 में हुआ था, लेकिन 18 को जो अखाड़ों का जो निर्माण है वो ज्यादातर मुगलों के समय पे जो विदेशी आक्रांता हमारे देश में जिस समय पे आघात कर रहे थे उस समय इनका निर्माण किया गया। रजिस्ट्रेशन समय सब अखाड़ों का 13 अखाड़ों का अलग अलग है। वैसे हमारे सनातन संस्कृति में 4 मुख्यतः संप्रदाय है, किंतु अब इसको 6 रूप में भी माना है, वैष्णव, शैव, शाक्त और सोहम। और इसको 6 में भी मानते हैं। अभी 128 संप्रदाय भी हो जाते हैं अलग अलग, लेकिन सभी मिलजुल के लेकर सनातन की ही रक्षा करते हैं, सनातन की ही सेवा करते हैं। संप्रदाय रास्ते भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु सभी रास्ते ईश्वराभिमुख हैं, ईश्वर की ओर ले जाते हैं। इसी तरीके से हमारी उदासीन परंपरा है जो निराकार स्वरूप है। इसके अंदर जो है अखाड़ों का निर्माण इसलिए हुआ था कि जिस समय मुगल आक्रांता या इस तरीके की विदेशी आक्रांता हमारी सनातन संस्कृति को जो भ्रष्ट कर रहे थे, तो उस समय पे स्थान स्थान पे महापुरुषों ने, पंचों ने, रमता पंच ने इकट्ठे होकर हर एक संप्रदायों ने अपने अपने स्थान पर बच्चों को तैयार किया, नागाओं को तैयार किया, निर्वाणों को तैयार किया। इस अखाड़े का नाम श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा रखा गया। इस अखाड़े के महंत ने बताया कि अखाड़े ने हमेशा सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए काम किया। साथ ही देश को आजाद कराने की लड़ाई में भी श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। अखाड़ों के संतों के अनुसार अखाड़े में बेहद ही सख्त नियमों का पालन किया जाता है। अखाड़े से जुड़े सभी साधु संत वानप्रस्थ जीवन बिताते हैं और अपने अपने डेरों में रहकर भगवान का स्मरण करते हैं। अखाड़े से जुड़े सभी डेरों के संत एक साथ इकट्ठे होकर श्री महंत के नेतृत्व में पवित्र स्नान करते हैं। इस दौरान तेज ठंड के बावजूद वो प्रतिदिन 3 बार नदी में स्नान करते हैं।
रात में घास फूस पर सोते हैं और दिन में महज एक बार भोजन करते हैं। लाइव टाइम्स के लिए प्रयागराज से विकास मिश्रा की रिपोर्ट। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से विकास मिश्रा जुड़ चुके हैं। विकास, अब महाकुंभ की शुरुआत होने में, आगाज होने में महज कुछ ही वक्त बाकी है। क्या कुछ तैयारियां इस वक्त प्रयागराज में चल रही है? किस तरीके का माहौल है? हलचल कैसी है? देखिए, महाकुंभ दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ का लगभग 3 अखाड़े अपनी पेशवाई निकाल चुके हैं। 13 अखाड़े हैं, सभी लगातार अलग अलग दिनों में पेशवाई निकालते हैं। ऐसे में जिस तरीके से लगभग महाकुंभ 2025 के पहले स्नान में 18 दिन शेष है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी प्रयागराज में आएंगे, तमाम अखाड़ों के साधु संतों से वो संवाद करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। तो ऐसे में इस बार की महाकुंभ दिव्य और अलौकिक हो रहा है। इस बार के महाकुंभ में लगभग 800 जगहों पर जो संबंधित जो बोर्ड है उसको लगाया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न हो। इस बार के महाकुंभ में प्रयागराज से संबंधित जो अधिकारियों का यानी कि महाकुंभ नगर प्रशासन का एक QR बोर्ड जगह जगह पर लगाया गया। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से होटल हैं, यानी कि प्रयागराज में कौन से होटलों पर क्या क्या सुविधाएं मिल सकते हैं, इन सभी चीजों का एक QR कोड लगाया गया है। उत्तर प्रदेश ने क्या अचीव किया है अब तक, उन सभी चीजों का लगातार उत्तर प्रदेश सूचना जनसंपर्क विभाग की ओर से QR कोड लगाया गया है, जिससे आम श्रद्धालु QR कोड स्कैन करके अपने जो सुविधा अनुसार जो चीजें हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में इस बार का महाकुंभ दिव्य और डिजिटल हो रहा है। प्रयागराज में जिस तरीके से जो तमाम अखाड़े हैं अपने अपने शिविरों में प्रवेश कर यहाँ पर जो संगम की रेती है वहां पर तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। और अन्य अखाड़े इस बार के महाकुंभ में एक अनोखे ऐसे भी बाबा आए हैं जो ICU वाले हैं, यानी कि वो ICU बेड के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर वो अपनी आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो दिव्य अलौकिक महाकुंभ में अलग अलग और अनोखे अंदाज में साधु संत और महात्मा देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, और देखिए निर्देश ये भी थे कि नए साल की शुरुआत से पहले पहले प्रयागराज की तमाम तैयारियां महाकुंभ को लेकर पूरी कर ली जाएं। तो अभी जमीनी स्तर पर कितना और काम बाकी है? देखिए, दिव्य डिजिटल भव्य महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लगातार दिशा निर्देश दिए थे, अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी कि 31 दिसंबर के पहले सारे कार्य पूर्ण कर लिए जाए। ऐसे में पांटून पुलों की बात की जाए तो पांटून पुल भी अब लगभग अपनी जो संपूर्ण तैयारी है उसको पूर्ण कर रहे हैं लोक निर्माण विभाग की ओर से, और तमाम विभाग की तैयारी थी वो भी पूरी हो चुकी है। और जिस तरीके से जो जलकल विभाग है वो लगातार शिविरों में यानी कि अखाड़ों में वो अपने जल को यानी कि नलों को स्थापित कर रहा है, उनकी अभी आपूर्ति लगातार महाकुंभ में चल ही रही है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद तमाम जो विभाग हैं वो सख्ते में है और सारे कार्य को पूरे किए जा रहे हैं। रोड यानी कि जो PWD विभाग है वो सड़कों को दुरुस्त कर रहा है, सड़कों को मरम्मतीकरण करा रहा है, और जगह जगह पर इस बार के महाकुंभ में साइनेज लगाए गए हैं, देवी देवताओं के पोर्ट्रेट लगाए गए हैं, चित्र को उतारा गया है। तो ऐसे तमाम चीजों को लेकर संगम नगरी प्रयागराज दुल्हन की तरह सज रहा है और लगातार जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके इंतजार में महाकुंभ नगर लगातार बस रहा है। ऐसे में इस बार के महाकुंभ में लगभग 56 थानों की स्थापना की गई है। साइबर थाने हो, महिला थाने हो, STU हो या तमाम अन्य विभाग हैं। ATS की टीम लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देख रही है। RF के जवानों की तैनाती कर दी गई, CRPF के जवानों की तैनाती की है, अलग अलग विभागों के अलग अलग कैंप बन रहे हैं। तो ऐसे में इस बार का दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ की लगभग 4000 समेत जो तमाम लगभग महिलाएं हैं वो प्रतिदिन ड्यूटी कर रही हैं। 4000 से अधिक जो महिला थाने में पुलिस को तैनात किया गया है। 40,000 हेक्टेयर में पूरे क्षेत्र को बताया जा रहा है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं इस बार के महाकुंभ में जो
दिव्य तो और कुल अलौकिक मिलाकर देखने को मिल रहा पुरजोर है। तरीके से इस वक्त युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। आप आगे भी जुड़े रहिएगा विकास। और इस समय प्रयागराज में भक्ति और अध्यात्म की धारा प्रभावित हो रही है और एक एक करके सभी 13 अखाड़ों का प्रवेश हो रहा है। ऐसे में हम आपको आज अनोखे मंदिर अर्जी वाले हनुमान जी के बारे में बताएंगे। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज ने अर्जी वाले हनुमान जी के महिमा का विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश विदेश से श्रद्धालु हनुमान जी से ऑनलाइन ऑफलाइन अर्जी लगाते हैं। महाकुंभ क्षेत्र में भी श्रद्धालुओं के अर्जी लगाने के लिए एक काउंटर खोला जाएगा और यहां से श्रद्धालु अर्जी लगा सकेंगे और उस अर्जी को उज्जैन स्थित हनुमान जी के दरबार में पहुंचाया जाएगा। महाकुंभ 2025 में उज्जैन के प्रसिद्ध 51 फीट के अर्जी वाले हनुमान जी महाराज के आज शिविर में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराज जी हैं। इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ महिमा है। महाराज जी, क्या कुछ महिमा है हनुमान जी का और किस तरीके से लोग अर्जी लगाते हैं वहां? देखो, अर्जी वाले हनुमान जो है उज्जैन में महाकुंभ मेला क्षेत्र की भूमि में स्थित हैं। पूरे विश्व से लोग यहाँ अपनी लिखित में अर्जी लगाते हैं और ये देखा है कि जो लोग अर्जी लगाते हैं उनकी अर्जियां पूरी भी हो जाती हैं। अपनी अर्जियां लिखकर विदेश से भी लोग लिखकर प्रेषित करते हैं, जिसका मंदिर कार्यालय द्वारा प्रिंट निकाला जाता है। प्रिंट निकाल के फिर अर्जी एक विधान है, उस पूर्ण विधान से हनुमान जी को प्रातःकाल अर्जी लगाई जाती है। वो अर्जी जब लोगों की पूरी हो जाती है तो लोग आके वहां भंडारा करते हैं, अपनी जो मान्यता है उसको प्रदान करते हैं। इनका नाम इस तरह पड़ा क्योंकि ये हनुमान जी, जब मुझे राजस्थान में बहुत पहले जब मैं यात्रा कर रहा था तब मुझे वहां एक जगह है, वहां मुझे प्राप्त हुए और ये आकर कुंभ की भूमि पर बैठ गए। जिनकी भूमि थी वो कहते थे कि महाराज जी, हनुमान जी हमको आप कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर लें। तो मैंने इनको पहली अर्जी मैंने ही लिखित में लगाई थी कि मैं आपको आज से अर्जी वाले हनुमान कहता हूं और आप इस भूमि के स्वामी हो जाइए। तो ऐसी कृपा हुई उनकी कि उन उद्योगपतियों द्वारा फिर ये भूमि हमको बाद में सेल की गई और उस समय से इनका नाम अर्जी वाले हनुमान पड़ गया। तो आज अर्जी वाले हनुमान पूरे विश्व पर कृपा कर रहे हैं। मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी, निरंजनी अखाड़ा, उज्जैन। महाराज जी, जो श्रद्धालु आएंगे उनको किस तरीके से यहाँ पर दर्शन मिलेगा और किस तरीके से अर्जी लगा सकते? यहाँ एक प्रतीकात्मक एक मंदिर बनाया जा रहा है उनका। जो लोग यहाँ प्रयागराज में आएंगे और जो अर्जी लगाएंगे तो हमने ऐसी व्यवस्था की है कि प्रति 3 दिन में एक आदमी यहाँ से अर्जियां लेके उज्जैन जाएगा और उन अर्जियों को वहां हनुमान जी को लगाएगा। तो जो लोग यहाँ प्रयागराज में भी अर्जी लगाना चाहते हैं उनके चरणों में, वो यहाँ अर्जी लगा सकते हैं और उनकी अर्जी बाकायदा उज्जैन पहुंचेगी और हनुमान जी को प्रेषित की जाएगी। तो ये थे महाराज जी जिनका कहना है कि जो श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से अर्जी वाले हनुमान जी की एक मंदिर बनाया जाएगा और यहाँ पर वो अर्जी लगा सकते हैं। अर्जी यहाँ से उज्जैन जाएगी और श्रद्धालुओं का जो दूर दराज से आएंगे उनकी अर्जी हनुमान जी तक पहुंचेगी। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला अगले महीने शुरू होने वाला है। इससे पहले ही शहर में अलग अलग जगहों पर भंडारे शुरू हो गए हैं। ये भंडारा मेला के मैदान में लगाया गया है। भंडारे में भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों को खिलाने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला अगले महीने शुरू होने वाला है। इससे पहले ही शहर में अलग अलग जगहों पर भंडारे शुरू हो गए हैं। इन्हीं में एक है ओम नमः शिवाय भंडारा। ये भंडारा मेले के मैदान में लगाया गया है। भंडारे में भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों को खिलाने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। वो हमारे पास मशीन है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। आटा पीसने की भी मशीन है, गेहूँ पीसने की भी,
बेसन पीसने की भी मशीन है, आटा सानने की भी मशीन है, बेलने की भी मशीन है, सारी मशीनें हैं हमारे पास। संगठन का मकसद महाकुंभ मेले के दौरान रोजाना 25 लाख लोगों को खाना खिलाना है। देखिए इस साल हमारा 7 जगह भंडारा चल रहा है पूरे मेले में, और आप अभी हमारा सेटअप देखिएगा तो खुद ही समझ जाइएगा, इतना बड़ा सेटअप से ही हम इतना बड़ा कार्य निपटा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है। मेरे 1000 स्वयंसेवक यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ आ गए कुछ आ रहे हैं, जो 24 घंटा सेवा करेंगे, 24 घंटा। महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में एक है। मेला 13 जनवरी को शुरू हो रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि 45 दिन चलने वाले महाकुंभ मेले में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु और सैलानी आएंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, खाने की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो भंडारे का आयोजन किया गया है, 24 घंटे ये भंडारा चलने वाला है, और किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से आयोजन इसका किया गया है, इसके बारे में जानकारी। महाकुंभ में दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं, कई जगहों से जो श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए जगह जगह पर जो 25 सेक्टरों में इस बार के महाकुंभ को बसाया गया है, वहां पर जो बड़े बड़े संत हैं, जो अनोखे संत हैं, वो लगातार भंडारे का आयोजन करते हैं। ऐसे में श्रद्धालु यहाँ पर निःशुल्क भोजन लेते हैं और अपने जो गंगा स्नान करते हैं, यहाँ पर दान पुण्य करते हैं और उसके बाद अपने घरों को जाते हैं। ऐसे में इस बार के महाकुंभ यानी कि दिव्य और डिजिटल महाकुंभ में जो ओम नमः शिवाय का एक लगातार लगभग 6 वर्षों से यहाँ भंडारे चल रहे हैं। कई तरीके की यहाँ पर प्रतिदिन लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनता है और अत्याधुनिक मशीनों से यहाँ पर भोजन का निर्माण कराया जाता है, आटों की पिसाई की जाती है और खास तौर पर यह बात है कि स्वच्छ रूप से प्रसाद लोगों को पहुंचता है और अलग अलग भंडारी हैं जो श्रद्धालुओं को भोजन कराते हैं। यहाँ पर एक भैया जी का दाल भात जो 12 माह हनुमान जी लेटे हनुमान जी के नीचे चलता है, जो कई तरह के स्वयंसेवी संगठन है जो अलग अलग तरीके के यहाँ पर भंडारे का आयोजन करते हैं। और इस बार के दिव्य और अलौकिक महाकुंभ में तो अनोखे तरह के भंडारे जरूर दिखने को मिल रहे हैं। अभी महाकुंभ में लगभग 18 दिन शेष है शुरुआत होने में, पहले स्नान में, तो ऐसे में अभी अन्य और जगहों पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा और जो दूर दराज से श्रद्धालु आएंगे वो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे और खास तौर पर यह सब निःशुल्क है। इसके लिए श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा या खास तौर पर महाकुंभ में लगाया जा रहा है। तो ऐसे में इस बार के दिव्य और डिजिटल भव्य महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जैसे योगी सरकार लगातार कार्य कर रही है, वैसे अन्य अखाड़ों के बड़े बड़े जो संत है, स्वयंसेवी संगठन है, वो लगातार भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, जैसा कि आपने कहा कि लगभग 18 दिन शेष हैं महाकुंभ की शुरुआत होने में, तो देश भर से करोड़ों लोग आने वाले हैं, करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं, तो उनको लेकर भी क्या कुछ तैयारियां हैं वो जानेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले संगम किनारे शुरू होने वाले महाकुंभ मेले में एनडीआरएफ ने आज मेला क्षेत्र में कई जगह मॉक ड्रिल की। सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम ने भीड़ में हुई भगदड़ को लेकर अपना अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, जहां पर भगदड़ के दौरान कुछ लोग दब जाते हैं और एनडीआरएफ उन लोगों को रेस्क्यू करने का काम करती है। मेला क्षेत्र के अलग अलग सेक्टरों में एनडीआरएफ ने अपनी मॉक ड्रिल कर लोगों को आपदा में बचाव को लेकर जागरूक भी किया। तो एक तरफ जहां मात्र 18 दिन शेष हैं, उसी बीच लगातार मॉक ड्रिल के जरिए अलग अलग स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा चाक चौबंद रहे। यहाँ पर जितनी भी तरीके की आपदाएं संभावित हो सकती हैं, जो मॉक ड्रिल है, जैसे कि अगर आप देखते हैं कि अगर कहीं कोई भगदड़ मच गई तो उसको कैसे हमको डील करना है, कोई पॉन्टून ब्रिज से कोई अगर श्रद्धालु वहां से कोई गिर जाता है, और इससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हो सकती हैं जो संभावित, उनके बारे में ही ये मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। मेले में एनडीआरएफ की 15 टीमें हैं और शहरी क्षेत्र में 5 टीमें हैं। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर 20 टीमों की तैनाती की गई है।
इसके साथ ही पश्चिम रेलवे ने भी महाकुंभ को लेकर खास तैयारी की है। पश्चिम रेलवे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए 98 विशेष ट्रेन चलाने जा रही है। अहमदाबाद रेलवे डिवीजन इनमें से 34 सेवाओं का संचालन करेगा। तो गुजरात के सिलसिले में वेस्टर्न रेलवे ने काफी सारी तैयारियां करके रखी है। अभी तक वेस्टर्न रेलवे ने आपको मैं पूरे परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो वेस्टर्न रेलवे ने टोटल अभी 98 सर्विसेज हमने चलाई है। वो 98 सर्विस में से जो हमारी जो अहमदाबाद डिवीजन की मैं बात करूं तो 34 सर्विसेज अहमदाबाद डिवीजन चला रही है सिर्फ उसमें। तो प्रयागराज का कुंभ मेला हर भक्त के लिए एक अद्भुत अनुभव है, जहां आस्था, श्रद्धा और पुण्य की नई ऊर्जा मिलती है। ये मेला न केवल भारत बल्कि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा उत्सव है। त्रिवेणी संगम पर आयोजित होने वाला कुंभ मेला, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं, हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। कुंभ मेला सदियों से लग रहा है, लेकिन आजादी मिलने के बाद पहला कुंभ मेला 1954 में आयोजित हुआ। करीब 70 साल पहले आजाद भारत का पहला कुंभ मेला न केवल ऐतिहासिक था बल्कि भारत की धार्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी साबित हुआ। इस कुंभ को सफल बनाने के लिए यूपी सरकार और भारत सरकार दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। उस समय मेले का नजारा भी बेहद खूबसूरत था, अद्भुत था। इस कुंभ मेले में शामिल होने के लिए कुछ अखाड़े हाथियों पर सवार होकर पहुंचे थे और उनके बीच हाथियों की सवारी शान से गुजर रही थी। मेले में करीब 1 करोड़ भक्त जुटे थे। सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही पुलिस घोड़ों पर सवार होकर पूरे मेले में गश्त कर रही थी। ये दृश्य उस समय की भव्यता और धार्मिक आस्था का प्रतीक था। उन्होंने पीपे के पुलों को भी देखा। तो विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।